वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी अगली सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है ना, बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही एक प्रीएम्प्टिव वर्जन है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता था कि जो जॉब की टाइम सबसे कम लगनी थी, जब जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होना था, हम उसको डाल देते थे और उसका काम हो जाता था पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है उसके अंदर क्या होगा, जिनका रिमेनिंग टाइम मतलब प्रीएम्पशन अगर आ गया, कोई रुकावट आ गई, कोई इंटरप्शन आ गया, तो उसके बाद जितना भी रिमेनिंग टाइम जिसका कम होगा उसको पहले लिया जाएगा। मसलन के तौर पर एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए कोई एक प्रोसेस नई अराइव हुई सिस्टम के अंदर और सीपीयू बर्स्ट टाइम उसका वैसा है कि उसका शॉर्ट है किससे, जो बची हुई जो सीपीयू बर्स्ट टाइम थे उनसे। मतलब मान लीजिए 4 प्रोसेस ऑलरेडी थी उसके अंदर और उनका बर्स्ट टाइम सबका 8 से ऊपर था, लेकिन ये जो नई प्रोसेस आई, इस प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो 6 ही है। तो वो जो रिमेनिंग वाली है जो पहले आई थी बेचारी, उनका बर्स्ट टाइम क्योंकि रिमेनिंग वाला ज्यादा बचा हुआ है, अभी 8 8 8 8 से ऊपर था और 8 8 8 8 बचा हुआ है उनका, तो इसको पहले मौका मिलेगा। तो जो शॉर्ट होगी उसको पहले मौका मिलेगा बनस्बत के, अगर वो नई हो या फिर उसका रिमेनिंग टाइम बचा हुआ हो। मान लीजिए कोई नई आई जिसका टाइम है 10 और इनमें से जो पुरानी वाली है इनमें से इनका रिमेनिंग 2 ही बचा था, तो उसको पहले लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार से लेता हूं कि यहाँ पे लेता हूं मैं प्रोसेस P1, P2, प्रोसेस P3 एंड P4। 4 तरह की मेरे पास क्या है, प्रोसेस है, और इन चारों का जो अराइवल टाइम है वो अलग अलग है। अराइवल टाइम में लिखने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ये है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जो है वो P1 का है 0, फिर P2 का है 2, P3 का है 3 और P4 का है 4। मैं आपको ये जो है इसको मैं अभी गैंट चार्ट के जरूर जब समझाऊंगा तो आपको इसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी इसमें देखते चलें। बर्स्ट टाइम की बात करें, बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम जो है सीपीयू बर्स्ट टाइम जो पहली वाली का है वो है 8, मतलब इसको 8 मिली सेकेंड चाहिए। अगली वाली का है 5, उसके अगली वाली का है 9 और लास्ट वाली का है 3। तो अब देखिए है क्या चक्कर के अराइवल टाइम भी अलग अलग है सबका और बर्स्ट टाइम भी सबका अलग अलग है। प्रोसेस P1, P2, P3, P4 अराइव हुई और सीपीयू बर्स्ट टाइम को शो करने के लिए मैं एसआरटीएफ का जो गैंट चार्ट बनाऊंगा वो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा। तो मैं इसका गैंट चार्ट बनाता हूं। एक बार यदि मैंने गैंट चार्ट सही बना दिया तो समझिए कि मैंने अपने न्यूमेरिकल के अंदर 90% काम सही कर दिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अराइवल टाइम की। अराइवल टाइम 0 जो था, मतलब घड़ी में 0 बज रहे थे, तब सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले P1 आया। जब P1 आया तो तब कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं थी, क्योंकि P1 तो अकेला था। तो P1 जैसे ही आया, अराइवल टाइम P1 का था और बाकी साथी तो 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद और 4 मिनट बाद आए ना। तो सबसे पहले काम किसका होगा, सबसे पहले काम होगा P1 का, और ये काम जो चलेगा ये चलेगा 0 से लेके 2 सेकेंड तक। अब क्यों में ये रोका गया, क्योंकि जब P1 अकेला था तब P1 का बर्स्ट टाइम जो था 8 था, और हम बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करने वाले हैं कि भाई जिसका कम बर्स्ट टाइम होगा उसको लिया जाएगा। लेकिन कम तो जब लिया जाएगा ना जब रेस में 2 लोग दौड़ेंगे। जब P1 अकेला ही दौड़ रहा था तो P1 का बर्स्ट टाइम कितना ले लिया हमने, सीधा सीधा ले लिया 0 से 2। अब लेकिन जैसे ही एंट्री P2 की हुई तो P2 एक नई प्रोसेस थी, P2 का बर्स्ट टाइम 5 था, और उस टाइम पे इस मूवमेंट पे P1 के बर्स्ट टाइम में से आप 2 माइनस करें तो 6, तो 6 और 5 में कौन बड़ा निकले, कौन छोटा निकलेगा, 5। तो इसलिए हमने किसको दिया, P2 को प्रेसिडेंस दिया। वो P2 से कहा कि नहीं यार तुम्हारा कम है तो तुम पहले कर लो, एक काम करो। तो इसमें 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड के लिए P2 ने कब्जा कर लिया और P2 को 7 तक मिलता रहा। अच्छा, इस टाइम पे जब 7 हो रहा था ना, तब तक ये दोनों भी लाइन में आ चुके थे। जब P2 के लिए आपने 7 कर रहे थे ना, तब यहाँ पे P3 और P4 की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि अराइवल टाइम उनका 3 और 4 है ना। तो 3 और 4 यहाँ कहीं मिला होगा, यहाँ पे लास्ट में या बीच में कहीं मिला होगा। अब यहाँ पे P1 जो है उसका बर्स्ट टाइम कितना बचा है, उसका बचा है 6, क्योंकि 2 हो चुका है। P2 जो है, P2 अपना पूरा कार्यक्रम समाप्त करके जा चुका है। P3 जो है उसका बर्स्ट टाइम तो बात ही मत करो, 9। और उसके बाद नंबर आता है P4 का, P4 का 3 है। तो P4 पहले क्या करेगा, अपनी इस चीज से फायदा उठाएगा और यहाँ पे 10वें सेकंड पे आके अपने आप को फिनिश मार देगा। तो आप देखेंगे तो हमारे पास P1 का बचा हुआ 6 बचा हुआ है और P3 का 9 बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है P1 का जो 6 है उसको पहले मौका मिलेगा,
तो यहाँ से 10 से लेकर 16 तक P1 वापस से जिंदा होगा और उस अपना रिमेनिंग टाइम कंप्लीट करेगा। एंड उसके बाद लास्ट मोमेंट पे यहाँ 16 से लेकर 25 तक जो बचा कुचा काम है वो P3 करेगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मैंने कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वहां से देखता गया और यहाँ डेटा लिखता गया। अब बारी आती है कि हर एक प्रोसेस का मुझे वेटिंग टाइम निकालना है कि वेटिंग टाइम किसका कितना आया। देखिए अगर मैं बोलूं कि यार P1 का वेटिंग टाइम 10 सेकंड था तो ये बात सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि P1 ने कोई 10 सेकंड तक वेट नहीं करा। P1 ने एक्चुअल में यहाँ पे 2 सेकंड ज़ाया भी तो कर दिया था, शुरुआत में 2 सेकंड भी तो हो गया था। तो एक्चुअल में P1 को ये वेटिंग टाइम P1 का नहीं गिना जाएगा, ये तो P1 को मिल गया था। वेटिंग टाइम उसको 2 से लेकर 10 तक गिना जाएगा। इसलिए वेटिंग टाइम फॉर P1 अगर मैं निकालूंगा तो वो होगा 10 - 2, दैट इज 8 ms। ठीक है, उसके बाद अगर मुझसे बोला जाएगा P2 का कि P2 का अगर आप वेटिंग टाइम देखेंगे तो P2 का वेटिंग टाइम जनरली आपको 2 दिख रहा होगा, लेकिन आप ये बात तो सोचिए P2 तो आया ही 2 पे था, तो जब वो आया ही 2 पे था तो वेट उसने करा ही नहीं, तो P2 का वेटिंग टाइम कितना होगा? 2 - 2 दैट इज 0 ms। उसके बाद बारी आती है P3 की। P3 बेचारा सबसे ज्यादा परेशान रहा क्योंकि P3 जो था, P3 16 पे आया था, लेकिन कोई P3 ने 0 से इंतजार नहीं करा, 0 से 16 तक। P3 खुद आया 3 पे था, तो भैया वेटिंग देखना है हमें, तो 3 सेकंड बाद तो तुम खुद आए हो, तो इसलिए P3 का वेटिंग टाइम कितना होगा? P3 का वेटिंग टाइम होगा 16 - 3 मतलब 13 ms। उसके बाद आता है P4, और P4 जो था, P4 ने 7 सेकंड तक का इंतजार करा, 7 ms तक का इंतजार करा है, लेकिन P4 खुद जो था वो 4 पे आया था, खुद लेट उठा सो के, वो लेट आया, तो उतना टाइम तो माइनस होगा ना। वो ये थोड़ी बोलेगा मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, भाई तू जितने बजे आया उतने बजे से इंतजार कर रहा है। तो इसका आएगा P4 का आंसर, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, 7 - 4 दैट इज 3 ms। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 16 और 8 24 ms। इसका टोटल वेटिंग टाइम जो हुआ वो कितना हुआ? 24 ms। और जब आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 अपॉन कितनी प्रोसेस है? 4, तो टोटल कितना हुआ? 6 ms। ये था प्रीएम्प्टिव जिसमें इंटरप्शन अलाउड थे। अगर मान लीजिए आप इसी SGF एग्जांपल को अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव SGF यूज करते, मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज ऑफ फोर्स यूज करते, तो एवरेज वेटिंग टाइम इसका निकलता 6.5। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर 6.5 ms ही निकलेगा जब आप नॉन प्रीएम्प्टिव SJF करेंगे तब। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा नमूना जिसमें हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट सीखा। थैंक यू सो मच।